सो गाइस कंटिन्यू करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो गाइस हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी कैसे बिहेव करती है, और हम काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों शुरू करते हैं एक्सेलरेशन से। क्या होता है एक्सेलरेशन और हमें ये पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बाइक पर बैठते हो या कार में बैठते हो या बस में बैठते हो, तो जब भी वो स्टार्ट होती है आपको एक तरीके से पुश मिलता है टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड कि ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये सब हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। तो हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है dx डिवाइडेड बाय dt। मतलब कोई एक पॉइंट x1 से x2 की तरफ गया टाइम डेल्टा टी में, मतलब इनिशियली टाइम t1 होगा और फिर टाइम t2 होगा, राइट। तो गैलीलियो के टाइम पे जब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सर्च की जा रही थी, डिस्कवर की जा रही थी, तो उस टाइम पे उनको ये प्रॉब्लम आई कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो सकता है। मतलब क्या ये वेलोसिटी ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट होगा या टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट्स होंगे। तो गैलीलियो ने अपनी थरो स्टडीज की फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इंक्लाइंड प्लेन पे किस तरीके का मोशन शो करते हैं। सो गैलीलियो ने कंक्लूड किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल। ऑन द अदर हैंड चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं हो रहा है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है ये कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता जाएगा x जो है वो बढ़ता जाएगा, तो ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो ये जो टोटल वैल्यू है ये इसकी डिक्रीज होती जाएगी। इस वजह से ये इन्फर किया गया कि एक्सेलरेशन विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ओके, एक्सेलरेशन विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एवरेज एक्सेलरेशन की बात आती है। जिस तरीके से हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट किया था उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है। सो इट विल बी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इसमें एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये वेलोसिटी फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी, राइट, और ये टाइम टेकन। ओके, अच्छा, अब यहाँ समझना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या किया था हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए? हमने किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt, राइट। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला था उसी तरीके से स्लोप को छोटा छोटा करके, ये जैसे कर्व है, ये जो कर्व है इसमें पहले पॉइंट्स हमने p1 p2 लिया, फिर q1 q2 लिया, फिर और कम करते करते यहाँ पे आपका एक सिंगल पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो सिंगल पॉइंट है इससे जो टेंजेंट जा रही है, इस पॉइंट के थ्रू जो टेंजेंट जा रही है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्लोप। और यही स्लोप शो करता है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है। तो कंसिक्वेंटली हम कुछ ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। तो सीबीएसई टेक्स्ट बुक में 4 तरीके के ग्राफ्स दिए हुए हैं, समझाए गए हैं। तो फर्स्ट केस है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा, राइट। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, और इधर साइड है टाइम, और एक स्ट्रेट लाइन जो कोई एंगल एक थीटा बना रही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दैट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसी तरीके से अगर स्लोप जो है वो नेगेटिव बन रहा है, स्लोप जो है वो नेगेटिव जा रहा है, उल्टा जा रहा है, राइट, इट मीन्स दैट ये जो थीटा है इट विल बी 90 प्लस समथिंग। तो इस केस में स्लोप जो है वो नेगेटिव है, राइट। तो इस स्लोप का मतलब ये है, चूंकि ये पॉजिटिव वेलोसिटी है और ये पॉजिटिव टाइम है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट उसका एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। मतलब कुछ एक वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो रही होगी, राइट। वो वेलोसिटी डिक्रीज होके अल्टीमेटली जीरो पे चली जाएगी अगर कंटिन्यूस एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन बेसिकली लग रहा है तो। नेक्स्ट सी केस है, हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसमें थीटा क्या है? थीटा जो है वो इस तरीके से बन रहा है, इट विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेगेटिव वेलोसिटी है वो आप देखेंगे इधर नेगेटिव की तरफ, ये इस पॉइंट पे ये बढ़ रहा है, राइट। ये माइनस यू से ये बड़ा है, माइनस वी नॉट, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। दिस इज द फंडा, स्पीड इज इंक्रीजिंग, राइट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। स्पीड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन till time t1 then turns back with same negative acceleration। so basically क्या हो रहा है, ये हमारा ग्राफ है, xy एक्सिस है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है u से, so velocity at time t equal 0 is u, और वहां से डिक्रीज होते होते वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, राइट, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ तक आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो गई 0। इस जगह पे, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी हो गई 0। उसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो रही है, यू कैन सी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो रही है। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये पूरा केस जो है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का है, ये पूरा केस जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का है, क्योंकि आप स्लोप देखो, स्लोप नेगेटिव है, राइट। इस जगह पे स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ स्लोप पॉजिटिव था, इस जगह पे स्लोप नेगेटिव है, इस जगह पे भी स्लोप नेगेटिव है, इस जगह पे भी स्लोप नेगेटिव है। तो जब भी स्लोप नेगेटिव रहेगा, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। जैसे ही ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आता है, ये वेलोसिटी को इंक्रीज करना चालू कर देगा। So the next point is area under velocity time curve equals the displacement of an object over a given time interval। तो जो भी area under the curve होगा, like this one and this one, right, ये आपका displacement show करेगा in a given time interval, right, in a given time interval। Let us now move towards kinematic equations for uniformly accelerated motion। तो हमने जैसे कि derive already किया था, average acceleration क्या होता है, v minus u divided by t2 minus t1, right। so it will be average acceleration। तो v is equal to u plus at। तो हम यहाँ पे average acceleration और instantaneous acceleration दोनों equal होंगे, क्योंकि it is a uniformly accelerated motion। तो जब भी uniformly accelerated motion होगा, acceleration same होगा, और instantaneous acceleration will be equal to average acceleration in case of uniformly accelerated motion। अब अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे लाएंगे, सो दिस विल बी u इंटू टी। जैसा कि मैंने बताया कि एरिया अंडर द कर्व हमें निकालना है, तो पहले आप इसका एरिया निकाल लो, इस वाले का एरिया निकाल लो, उसके बाद इस वाले का एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो u इंटू टी, सो ये हमने लिख दिया यू टी। इस वाले का एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हमारा बेस क्या है, टी है, हाइट क्या है, v माइनस यू है, राइट, v माइनस यू है, मतलब हाइट हमारा ये है v माइनस यू। सो हाफ v माइनस यू इंटू टी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है। सो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। अच्छा, अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करें। लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ओके। इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है तो मैंने बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन बराबर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर कर्व हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट विल बी डिस्टेंस। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v प्लस यू बाई टू होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इंटू टी कर दिया, ओके जी। अच्छा, इसके साथ साथ टाइम जो है हमें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, इट विल बी इक्वल टू टाइम। हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं टाइम की वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, और ये जैसा का वैसा है v प्लस यू बाई टू। इसको सॉल्व करने पे आया हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। ये उसी केस में वैलिड है जब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी। अगर मैं बोलूँ आपको कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव करिए यूजिंग कैलकुलस, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन है dv बाई dt। अच्छा जी,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। तो हमारा ये एक ऐसा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है जो हमने पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगा u से लेकर v तक और टाइम हो जाएगा 0 से लेकर t तक। तो ये हो जाएगा a इंटू टी और ये हो जाएगा v माइनस यू। सो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे हम निकालेंगे? तो हम ये जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स हो जाएगा v इंटू डी टी। अच्छा, v क्या होता है? v इज एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमने अलग अलग कर दिया, ए टी डी टी एंड यू डी टी। इसको हम 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर जो x है इसको 0 से लेकर x तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी इंटू डी टी होता है, कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, राइट। ये हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। सो इसमें हम लोगों ने वही फिट कर दिया। तो हमारा x आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली लेट अस गो फॉर डिराइविंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे निकालेंगे? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो हम क्या करेंगे? dx और dx जो है वो दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब ये dx देखो और ये dt देखो। तो dx बाई dt क्या हो गया? ये v हो गया। और dv बाई dt क्या हो गया? सॉरी, dv बाई dx क्या हो गया? dv बाई dx लिख दिया। ओके, सो ये बन गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। अब इसको हम क्या करेंगे? dx को इस तरफ लेकर जाएंगे तो a dx हो जाएगा। अब इसको 0 से x तक इंटीग्रेट करेंगे। वैसा ही v dv जो है हम लोग u से v तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें आंसर आ जाएगा, ये v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सिमिलर आइडेंटिटी x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सो a इंटू एक्स हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन t। सो v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2x। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। करते हैं एक क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। ओके जी, ये हमने डाल दिया। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंका है। जी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो है हमारा 25 मीटर है, राइट। ये जो है हमारा 25 मीटर है। हाउ हाई विल द बॉल राइज? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ टाइम नहीं दिया होता, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 20, सो 20 स्क्वायर कर दिया u स्क्वायर। 2 इंटू ए इंटू एस। अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे की जो जी की डायरेक्शन है इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। सो ये हमने लिख दिया -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और एस जैसा का वैसा जो हमें पूछा गया है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो एस हमें निकालना है। तो एस यहाँ से आता है 20 मीटर, तो ये आंसर हो गया। तो बॉल कितना ऊपर जाएगा? बॉल जाएगा 20 मीटर ऊपर। ओके, बी है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। बॉल को कितना टाइम लग रहा है ग्राउंड को वापस हिट करने के लिए? सो हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगा देंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। साइन के साथ हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो गाइज प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने साइन गलत कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से आपने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, इस पे नेगेटिव डायरेक्शन लिया है। ये 25 मीटर है, राइट। सो यहाँ पर हमारा 0 0 लेवल है, ठीक है। तो हम अगर नीचे देखेंगे तो ये -25 हो जाएगा। तो ये यहाँ मैंने -25 कर दिया। u इंटू टी, अच्छा u ऊपर फेंका गया है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैंने +20t कर दिया। और हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ g क्या हो जाएगा? g नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ g हो जाएगा -10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, तो टोटल टाइम टेकन टू, so total time taken by the ball to hit the ground will be 5 seconds. Okay, so this is the answer. आई बात समझ में? एग्जाम्पल 2.4 है फ्री फॉल का। इसमें क्या करना है? डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, हमने इसको फ्री फॉल के लिए नीचे फेंका, ओके। और ग्राउंड है जिसकी हाइट h है, ओके। हमें क्या बोला गया है? एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना है
और दूसरा हमें कंसिडर करना है कि h जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है। ओके, इसी तरीके से इसे डिस्कस करना पड़ेगा हमें। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस जी टी हो जाएगी। सो हर सेकंड में वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज होगी। तो हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन विल बी माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेना हमारे ऊपर है। x क्या होगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। फ्री फॉल का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी किसी ने पकड़ के छोड़ा होगा, तो u हम लोग 0 ले लेते हैं, g विल बी नेगेटिव और टी स्क्वायर बाय 2 हाफ जी टी स्क्वायर। वेलोसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर हम देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, सो वी स्क्वायर विल बी, यहाँ पे एक g के साथ माइनस है और यहाँ एक h के साथ माइनस है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, तो वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ ये रहा, और डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ ये रहा नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा पैराबोला बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 2.5, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। क्या है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, डिस्टेंसेस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the same ratio as odd numbers। so basically क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बॉडी जो है वो फ्री फॉल में गिर रही है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हमारा u 0 हो जाएगा। ओके, अगर u 0 हो गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, हम हर एक सेकंड की बात करते हैं। अगर हम लोग हर एक सेकंड की बात करते हैं तो जो भी ये टाइम रहा, पहले टाइम t रहेगा, फिर 2t रहेगा, 3t रहेगा। बेसिकली अगर t इक्वल्स 1 रहा तो हम हर एक सेकंड की बात करेंगे, अदरवाइज t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसमें अगर, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें सबसे पहले दो कॉलम बनाएंगे हम लोग, एक तो y1 y2 y3 y4 का और एक टाइम का। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, y1 हमारा क्या हो जाएगा, u 0 है माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा हमारा y1। अब हमारा y2 क्या हो जाएगा, y2 में टाइम हो गया हमारा t इज इक्वल टू 2, राइट, y2 में टाइम हो गया हमारा t इज इक्वल टू 2, तो t की जगह हम 2t लिख देंगे, t की जगह हम 2t लिख देंगे। y2 हो जाएगा 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, और हाफ जी टी स्क्वायर क्या है, y1 है, राइट, ये y1 है हमारा हाफ जी टी स्क्वायर। सो y2 हो जाएगा 4y1, तो y2 माइनस y1 क्या हो गया, 3y1 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट t इज इक्वल टू 3t पे आ जाओ, y3 हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जी इंटू 3t स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 हम बाहर निकाल लेते हैं और ये फिर से y1 आ गया, तो 9y1 आ गया y3, तो y3 इज इक्वल टू 9y1 आता है, तो y3 माइनस y2 निकालेंगे। हम ये नेगेटिव माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर ये बोलता है कि ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज ऑड नंबर। मतलब वन अनदर मतलब अगर y1 है उसके बाद y2 है तो ये वन अनदर एक दूसरे के साइड वाले हो गए, फिर y2 और y3 एक दूसरे के साइड हो गए, फिर y4 और y3 एक दूसरे के साइड हो गए। तो इन डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर के फॉर्म में चल रहा है। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले y2 माइनस y1 हो गया 3y1, y3 माइनस y2 हो गया 5y1, सिमिलरली y4 माइनस y3 हो जाएगा 7y1, राइट। सो ये एक तरीके से ऑड नंबर की सीरीज के फॉर्म में चल रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव इट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रिएक्शन टाइम, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम टू रियली रिस्पॉन्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before the slam। तो क्या होता है, अगर आप किसी कार में जा रहे हो, राइट, अगर कोई बॉय आ जाता है तो आप सडनली ब्रेक मारते हो, राइट। सो आपने जो देखा, देखने का टाइम और आपके एक्शन का टाइम, तो ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन टाइम हो गया। मतलब आपने कितने देर में रिएक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। T1 इंस्टेंट पे आपने देखा,
उस लड़के को, और T2 इंस्टेंट पे जैसे देखा, जस्ट उसके जस्ट बाद आपने T2 इंस्टेंस पे आपने एक्शन लिया, मतलब ब्रेक मारा। तो जैसे ही आपने ब्रेक मारा, आपका ये T2 टाइम रिकॉर्ड हो गया और T1 आपके पास है। तो कितना टाइम लगा आपको रिएक्ट करने में, मतलब रिएक्शन करने में, मतलब ब्रेक लगाने में आपको कितना टाइम लगा, वो बताता है आपका रिएक्शन टाइम। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट में, टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली। तो आपका दोस्त आपका रूलर लेकर खड़ा है, राइट, यहाँ पे इसका हाथ है, और आपने यहाँ पर अपना हाथ रखा है। अब जैसे ही रूलर यहाँ तक आया, वैसे ही आप हाथ से इसे पकड़ने की कोशिश करोगे। तो जब इसने छोड़ा उसका टाइम, और जब आपने एक्शन किया उसका टाइम, इन दोनों के टाइम के डिफरेंस को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय रूलर आपका पता हो जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो एक ऐसा केस है जिसमें d 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u0 होगी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 GT²। ओके, अच्छा g क्या है, यहाँ पे g 9.8 ले सकते हैं आप। तो 42 डिवाइडेड बाय 980 इज इक्वल टू T²। तो यहाँ से आप t निकाल सकते हो, राइट। तो t आ जाता है 0.2 सेकेंड्स, राइट। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, न्यूमरेटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी की काइनेमेटिक्स क्या होती है, और आपने ये भी देखा कि सीबीएसई के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व। मैंने इस लेक्चर में पूरी तरीके से फोकस किया है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। एक बार आप ग्राफ समझ गए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के मोशन को समझ गए, इसके बाद आपके लिए मोशन इन 1D में कुछ और बचता नहीं है। सो गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू मोशन इन 1D, प्लीज कमेंट, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।